कि वो पेशेंट अपने आप को उधर का हिस्सा उठा के चलने की कोशिश करेगा तो इधर का पेल्विक ड्रॉप हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा फंडा याद रखना है, लेकिन आप इतने पेल्विक रीजन से नहीं पहचान पाओगे। जब आप पेल्विक से पहचानने की कोशिश करोगे ना स्कॉलरशिप किस साइड के, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाओगे कि पेल्विक है ना, जो ये जो पेल्विक टिल्ट होता है ना वो इतना क्लियरली शो नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे मसल बल्क बहुत होता है, फैट बहुत होता है, बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाएगा। अभी आपको जब समझ भी रहोगे तब भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देता है, क्योंकि यहाँ के स्ट्रक्चर्स बहुत होते हैं। क्लियरली अगर देखना है तो हमेशा शोल्डर को देखो, शोल्डर दिमाग में इमेजिन बना के देख लो कि जिधर का शोल्डर उठ रहा है उधर साइड की स्कॉलसिस है, ठीक है, उधर साइड की स्कॉलसिस आपको डेवलप हो गई है। अब उसके अपोजिट वाला जो, उसके जस्ट अपोजिट वाला जो हिप है, ये इधर का जो पेल्विक वो इधर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऊपर क्यों कोशिश करेगा सर? वैसे तो आप बोलोगे सर इधर की मसल खींच रही, पेशेंट डेवलप करेगा। अगर यहाँ का भी हो जाएगा ना तो पेशेंट अपने आप, पेशेंट क्या गिरने लग जाएगा। जब वो वॉकिंग करेगा कुछ भी करेगा तो वो अपने आप को बचाने के रिस्पेक्ट में जब वो चलेगा ना तो यहाँ का उठा उठा के चलेगा अपने आप ही, है ना। To compensate this scoliosis occurs to compensate the pelvic tilt in our hip, और sciatic scoliosis क्या, पेन वगैरह। ये तो किसी भी, मैंने अभी आपको बोल दिया कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए या फिर आपको चोट भी लग जाए जनरल या फ्रैक्चर हो जाए, जब एक साइड का पेन होगा तो ऑटोमेटिक क्या है, उधर की मसल्स क्या स्पाज में चली जाती है। मैं आपको बता चुका हूँ कंपनसेटिव मैकेनिज्म, मसल्स में जब भी पेन हो तो अपने आपको बचाएं स्पाज में, तो उधर की मसल जैसी स्पाज में जाएंगी वो उधर वाले स्ट्रक्चर्स को अपनी तरफ खींच लेंगी। जैसे ही अपनी तरफ खींचेंगी दूसरे साइड के दूसरे वो स्कॉलसिस अपने आप डेवलप हो जाएगी। देखो किस तरीके से, सपोज करो मेरे इस साइड वाले पैर में पेन हो रहा है, अब मैं ऐसे ये दर्द हो रहा है तो यहाँ की मसल्स क्या करेंगी, अब जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इधर की मसल्स है और इधर की, अब ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ की मसल खींचेंगी तो ऑटोमेटिक ये वाला हिस्सा इस साइड शिफ्ट होगा ना, तो मुझे स्कॉलसिस डेवलप अपने आप होनी है। अब यही इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ट्रीटमेंट हमेशा सिर्फ एक ही चीज पे काम करता है, वो है आपकी ज्ञान। क्या कि अगर आपने ये पहले पता कर लिया कि राइट साइड की लेफ्ट साइड की, आपको बस इतना करना है कि अगर मेरी राइट साइड की स्कॉलसिस है इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर है उन्होंने खींच लिया है। देखो इस तरीके से, अब जो यहाँ पर क्या है, यहाँ के स्ट्रक्चर्स ने जिस साइड के, जैसे जो दूसरे साइड के यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके दूसरे वाले स्ट्रक्चर्स ने क्या उसको अपनी तरफ खींच लिया है, तो ये वाले स्ट्रक्चर्स क्या ऊपर यहाँ की जो दिख रही है ना, ये वाली स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या है, मसल्स क्या है वो खींच लेते हैं एक तरफ। तो जिस साइड की आपको स्कॉलसिस दिख रही है तो वहां पर सिर्फ एक ही काम आता है कि हमेशा एक साइड की स्ट्रेचिंग करानी है और एक साइड की स्ट्रेंथनिंग करानी है, ठीक है। जो मसल्स वीक पड़ रही हैं, जो मसल्स ने अपनी तरफ खींच के रखा है उनकी क्या कराओगे, उनकी स्ट्रेचिंग कराओगे, और जो मसल्स खिंच गई हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग कराओगे, क्योंकि जो खिंच गई है वो वीक पड़ गई हैं, आप उनको अगर स्ट्रेंथन करोगे तो ऑटोमेटिक उनमें इतनी पावर आ जाएगी कि वो भी अपनी साइड से मसल खींचने लग जाएंगी, तो यूजुअली क्या स्ट्रक्चर से इक्वल होने लग जाएगा। सपोज करो ये मेरी स्पाइन है, अब क्या होगा, एक साइड की मसल्स ने अपनी तरफ खींच लिया है, तो अब इधर खींचेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ की जो मसल्स है वो क्या स्ट्रेच्ड हो गई है, खिंच गई है पूरी, और यानी खींचने का मतलब क्या वो वीक पड़ने लगी। तो आपका काम क्या है, मेरा सर इतना सा काम है कि मेरी जो इस साइड की मसल्स हैं उनको इतनी पावर स्ट्रेंथन कर दूं कि वो इसको अपनी तरफ खींचे, जिससे सीधा हो, इस खींचे। और दूसरा इस साइड की जो इतनी पावरफुल हो गई है जो खींच रही हैं उनको स्ट्रेच करूं, उनको बोलो रिलैक्स हो, जिससे वो छोड़े, तो ये छोड़ेंगी, ये अपनी तरफ खींचेगा तो ऑटोमेटिक वो बीच में सेंटर में आ जाएगा। बस हमारा स्कॉलसिस में इतना ही काम होता है। अगर जो बेसिक पोस्चरल जो नॉन स्ट्रक्चर स्कॉलर, अगर हम ये बेसिक, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही करना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन अगर ये बेसिक पे ध्यान नहीं दिया फिर आप बाकी सब कुछ भी करते रहोगे, ट्रीटमेंट में इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये बेसिक रिजल्ट लगा लोगे कि जिधर की मसल्स वीक पड़ रही हैं उधर की मसल्स को स्ट्रेंथन कर दो, और जिधर की मसल्स टाइट हो रही हैं उनकी खिंची उनकी मसल्स को स्ट्रेच कर दो, है ना। अब आप समझ, ये आप कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये हमारी थी नॉन स्ट्रक्चरल स्कॉलसिस। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल स्कॉलसिस की। हमने बात करी स्ट्रक्चरल स्कॉलसिस कौन सी है, वो सारी स्कॉलसिस जो क्या कंजेनाइटल बाय बर्थ, तो जिनमें मेन डिफरेंस था ये परमानेंट थी प्लस इसमें रोटेशन भी हो रहा था, ठीक है। तो इट इज अ स्कॉलसिस विद अ कंपोनेंट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मिटी। सब टाइप्स क्या है, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक क्या, कॉज ही नहीं पता हमको, बात ही खत्म। पहला सबसे बड़ा कॉज यही कि हमें नहीं पता क्यों होती है, और यही कॉमनेस्ट टाइप है स्ट्रक्चर का। बताओ सबसे बड़ा, हमको जिस चीज का कॉज ही नहीं पता उसे ठीक कैसे करोगे। एक बात याद रखना, जिस चीज को आपको नहीं पता कैसे होती है वो चीजें ठीक भी नहीं होती। तो इडियोपैथिक, इसके लिए इसका सर्जरी ही करना पड़ता है। और आप देखो मैंने बोला ना साइड टिल्ट आप फिर भी फिजियोथेरेपी से ट्रीट कर लोगे, रोटेशन कैसे घुमाओगे, रोटेशन तो ना कर लोगे।
रोटेशन के लिए तो आपको ऑपरेटिव करके उसको अपनी जो रोटेट है उसको अपनी जगह पे लेके आना पड़ेगा और उसको वहां फिर बाद में जाके फ्यूज्ड करना पड़ेगा। सर कैसे? कि ठीक है मैं साइड टिल्ट है, मैं इसको इधर के, अब साइड टिल्ट कैसे हुआ? आप देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दो हैं, साइड टिल्ट अगर ऐसे हो इसका मतलब क्या है, जो इधर की मसल्स है वो टाइट हो गई, उन्होंने इसको ऐसे खींच, देखो ऐसे थी, उन्होंने खींचा तो ऐसे हुआ, तो इधर की मसल टाइट हुई और इधर की मसल स्ट्रेच्ड हुई। तो आपका काम क्या है, जो स्ट्रेच्ड हो गई उनको स्ट्रेंथन करो, तो जब वो स्ट्रेंथन होगी तो वो ऑटोमेटिक इसको अपनी तरफ खींचेगी वापस, और यहाँ की रिलैक्स करो तो ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, साइड टिल्ट में ऐसे ठीक कर लूंगा। अब जो चीज रोटेट हो गई थी, अब उससे कैसे घुमाओगे? एक वर्टिब्रा के ऊपर दूसरी वर्टिब्रा से कर एक्सरसाइज करके रोटेट करके नहीं घुमा पाओगे, ठीक है ना, वो नहीं हो पाएंगे। उनके लिए फिर क्या, उनको सर्जरी से आप उनको ठीक करोगे, उनको फिर फ्यूज्ड कर दोगे। सर फ्यूज कर दिया फिर तो मूवमेंट ही खत्म, बिल्कुल। इनके केस में फिर कोई मूवमेंट नहीं हो पाता। ऑपरेटिव वाली चीज एक चीज को सही करती है, दूसरे को खराब, ठीक है ना। वो लास्ट स्टेज होती है कि वहां ऑपरेटिव करके, क्योंकि वहां इसलिए करना पड़ा क्योंकि रोटेशन स्पाइन दब रही है, हजारों प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो उन सबसे बचने के लिए, पेन इतना हो रहा है स्ट्रक्चर सब कुछ, तो हमें फिर ये सब करना पड़ता है। कॉमनेस्ट टाइप होता है स्ट्रक्चर स्कॉलिसिस का, इट मे बिगिन ड्यूरिंग इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस। किसी भी स्टेज में कहो, इन्फेंट में ही, चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में, किसी भी स्टेज में आपको डेवलप हो सकती है, रीजन नहीं पता। दूसरी होती है, मैंने बोला ना ये जनरली बचपन वाली पैसी होती है। दूसरी होती है कंजनाइटल। अब ठीक है सर, इस कंजनाइटल तो उसमें भी आपने बोला था इन्फेंसी चाइल्डहुड आ गया, तो ये मतलब बाय बर्थ है, तो लेकिन इसमें रीजन पता है इसलिए उसके अंदर नहीं आया। बोले एक कंजनाइटल में स्ट्रक्चर स्टोरेज का सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है कि कुछ ना कुछ रेडियोलॉजिकल उनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। रेडियोलॉजिकल मतलब उनकी जो वर्टिब्रल बॉडीज हैं उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। डिसीज ही किसकी है? वर्टिब्रल्स की। तो वर्टिब्रल बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? जैसे ये दो वर्टिब्रा होती हैं, अब इसमें क्या होगा, एक वर्टिब्रा आधी ही बनी है। अब अगर एक वर्टिब्रा आधी बनी है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इसका ये साइड टिल्ट हो जाएगा, जगह ही नहीं है। या फिर क्या, आपस में गलत फ्यूज्ड हो गई, ब्लॉक हो गई, मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे, तो टू वर्टिब्रास आपस में फ्यूज हो गई एक तरफ गलत तरीके से। जैसे एक वर्टिब्रा ऐसे थी और एक वर्टिब्रा इस तरीके से जाके ऐसे इस तरीके जगह हो गई, यहाँ फ्यूज हो गई इस तरीके से, तो वो टेढ़ी। तो ये हेमी वर्टिब्रा, ब्लॉक वर्टिब्रा, ये सब क्या है, ये सब आपके स्कॉलरशिप डेवलप कर देंगे अगर ये बचपन में कोई रेडियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए। तो ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम फॉर्म ऑफ रेडियोलॉजिकल। देखो ऑलवेज क्यों बोला, क्योंकि अगर रेडियोलॉजिकल नहीं है फिर उसको इडियोपैथिक कॉज में डालो भैया, फिर कॉज क्यों? तो ये रेडियोलॉजिकल कॉज होना चाहिए, यानी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम। डेमोस्ट्रेट अनॉमली ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी, हेमी वर्टिब्रा यानी वन हाफ ऑफ वर्टिब्रा, और ब्लॉक वर्टिब्रा यानी कोई टू वर्टिब्रा फ्यूज हो रही है। फिर पैरालिटिक स्कॉलियोसिस कैसे? पैरालिटिक स्कॉलियोसिस देखो बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। फिर वही चीज बताता हूँ, देखना समझो कि मैं समझाता हूँ, कोशिश करना प्यारा सा। जैसे मेरी इधर साइड की मसल्स है, मुझे सपोज करो मुझे इस साइड का पोलियो हो गया, इस साइड का मुझे पोलियो हो गया। अब इधर की मसल्स क्या हो गई, वीक। अब वो जो मसल्स पकड़ के रखी थी मेरी सारी बॉडी, मालूम कैसे है, सारी बॉडी एकदम हिली हुई है, लेकिन कैसे बची है, इधर की सारी चीजें मुझे इधर पकड़ के रखी है, सारी चीजें मुझे इधर की पकड़ के रखी है, तब मैं ऐसे सेंटर में खड़ा हूं। कोई भी एक छोड़ देगी मैं उधर ही चला जाऊंगा। तो अब यही गड़बड़ होती है बस। कोई भी यहाँ की अगर मसल्स वीक हो गई, मैं पैरालिटिक एग्जांपल दे रहा हूँ, पोलियो, बाकी कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी डिजीज जो जिसने मुझे इधर की मसल्स हो गई वीक, अभी मैं ऐसे खड़ा तो उसने छोड़ दी, ऑटोमेटिक क्या इधर की ने खींच लिया, डेवलप हो गई मुझे स्कॉलियोसिस इस साइड की नहीं हो गई। अब मैं क्या करूंगा, जो यहाँ की वीक थी इन्हें टाइट करूंगा, स्ट्रेंथन, और यहाँ वाली को रिलैक्स करूंगा, जिससे मैं वापस अपनी जगह पे आ जाऊं। अब पोलियो में तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि पोलियो ठीक होता है, ठीक है, वहां पर फिर ऑपरेटिव करके ठीक करके उन्हें फ्यूज करके आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपको पता है मसल्स वीक हुई हैं, तो वहां पर फिर आप स्ट्रेंथन करके और वो सब करके ठीक कर लोगे। तो पैरालिटिक स्कॉलियोसिस रिजल्ट फ्रॉम अनबैलेंस्ड पैरालिसिस ऑफ द ट्रंक मसल। अनबैलेंस तो एक तरफ की वीक हो गई और एक तरफ की वो हो गई, तो पोलियोमाइलाइटिस इज द कॉमन कॉज। अदर अदर पैथोलॉजी कौन सी हो गई, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। व्हाट इज न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस? ये कुछ नहीं, एक ट्यूमर की कंडीशन हो जाती है जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हो जाती है, वो आपको कॉज कर देती है, ठीक है। और उस कंडीशन में आपको जनरली मालूम है काइकोस्कोलिसिस दिखता है। काइकोस्कोलिसिस क्या होता है कि ऐसे पेशेंट में काइकोसिस विद स्कोलिसिस दोनों दिखती है, इस तरीके के पेशेंट होते हैं। इनमें आपको काइको, अब स्कोलिसिस तो दिखेगी आपको फ्रंटल प्लेन से, स्कोलिसिस तो फ्रंटल प्लेन से दिखेगी, और लेटरल प्लेन से काइकोसिस दिखेगी, ठीक है। ये देखो ये काइकोसिस है। अब ये आप उनको देखो लेटरल प्लेन से देख, सजाइटल प्लेन से देखना पड़ रहा है, या आगे पीछे से तो नहीं देख रहे, आगे पीछे से देखोगे तो स्कोलिसिस दिखती है, और साइड से देखोगे तो काइकोसिस दिखेगी, ठीक है। तो ये काइकोसिस को इन पेशेंट में दोनों हो जाती है, काइकोस्कोलिसिस हो जाती है, काइकोसिस भी और
इसको देखो, ये काइफोसिस हो गई, हम देख रहे हैं, और इस देखो, अब इस देखो कितना प्यारा, हम कहाँ बन रहा है, ये देखो ऐसे डेवलप हो रही, हम पे इधर का देखो शोल्डर और चक्किया कौन मत देखो, दिख रहा है, अगर मैं ऐसे लाइन खींचू ये बेसिक आप देखो इसका शोल्डर ये उचका हुआ है, यानी इसे कितना, अगर मैं ऐसे देखूं तो इसे लेफ्ट साइड की स्कॉलिसिस है, क्योंकि मैं पीछे से देख रहा हूँ तो ये लेफ्ट साइड की स्कॉलिसिस है, और देखो ये हमको भी निकल रहा है, इधर तो हम पे नहीं, ये हम निकल रहा है, सीधा शोल्डर देख लो, हम तो बहुत कंफ्यूजन करते हैं, शोल्डर देख लो, शोल्डर एक साइड पे ऑटोमेटिक उठे, हम निकला हुआ है। अब पेल्विक में थोड़ा बहुत देखो, यहाँ का पेल्विक अगर देखोगे तो एक तरीके से इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये वाला उठा हुआ है, देखो ये यहाँ पर हिस्सा है और यहाँ पर है, तो ऑटोमेटिक इसने कंपलसरी उठा हुआ है, ये नीचे है, ये मसल्स बैलेंस के लिए होता है, बॉडी मसल बैलेंस के लिए खुद को अपने आप को कंपनसेट करने के लिए कर रही होती है, वरना वो पेशेंट गिर ही पड़ेगा। और ये काइफोसिस डेवलप हो रहा है, देखो कितना ज्यादा हम निकल आया पीछे, जैसे ये और ये होता है, इसमें काइफोसिस कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसकी पैथोलॉजी क्या है सर, ये कैसे होता है सर, बचपन से हम एक चीज तो पढ़ के आ रहे हैं कि कितने कर्वेचर होते हैं हमारे बॉडी में, 2 कर्वेचर होते हैं। पहले तो कर्वेचर देखो इसमें समझना ये अच्छे से, ये बहुत बेसिक होता है लेकिन लोगों को नहीं पता होता, कोशिश करना अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये सर्वाइकल है, ये मैं लेटरल व्यू देख रहा हूँ, मैं लेटरल से तो बना नहीं सकता ना इसमें, तो ये कौन सा है, ये हमारा सर्वाइकल होता है, ये थोरेसिक होता है, ये लंबर होता है, ठीक है, ये लंबर होता है। इस तरीके से स्पाइन का आपका कर्वेचर है। अच्छा कभी आपने बेबी देखा है बोम के मतलब यूट्रस के अंदर, बच्चा देखा है कभी यूट्रस के अंदर, तो अब ये जरा देखो ये क्या किस तरीके से है, इसको देखना, ये तो इस तरीके से है पूरा, तो इसके तो फिर सर इसको अगर ये तो कर्वेचर पूरा इस तरीके से बना हुआ है ऐसे, यानी क्या सर मुझे ठीक है, इसमें क्या समझ आ रहा है कि सर थोरेसिक का कर्वेचर तो ठीक है जैसे अभी हमारा होता है वैसे ही है, मगर इसका लंबर का कर्वेचर इस तरीके से तो नहीं, इसका लंबर कर्वेचर भी ऐसे ही है, और सर्वाइकल का कर्वेचर ही ऐसे ही है, तो पूरा का पूरा जो इसका कर्वेचर है वो तो सर इस तरीके से है, और हम में सर कर्वेचर कैसा होता है, हम में तो सर अभी इस तरीके से है इस तरीके से, लेकिन इसका पूरा कर्वेचर इस तरीके से है, अभी देखो पूरा एक तरफ ऐसे है। ये कर्वेचर स्टार्टिंग में क्या होता है, क्योंकि अगर इस तरीके से कर्वेचर हो जाएगा तो बेबी बॉम्ब के यूट्रस के अंदर बन कैसे पाएगा, इतना छोटा सा यूट्रस, उसके अंदर कैसे पूरा बेबी बन पाएगा, कैसे बन पाएगा, ये बॉडी की मैकेनिज्म है, बॉडी को जब वो बनाया किसी भी पावर ने, तो उसने क्या करा, उसने उसको इस तरीके से अपने बॉडी के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करके रखा, इस तरीके से स्ट्रक्चर मेंटेन कराया, इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर सी लाइक स्ट्रक्चर बनाया, जिससे वो पूरा एक सम अपने आप को एकदम एकदम दुपा ले, एकदम देखो हाथ, देखो इसके हाथ पैर एकदम क्या अपने आप को एकदम चिपका ले, क्योंकि अपने आप को फोल्ड कर ले जिससे वो बन पाए, ये बॉडी के नॉर्मल। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के वो अपने पैर खोलेगा, हाथ खोलेगा, नेक को ऊपर करेगा, अभी तो नेक नीचे ऐसे और पैर भी ऐसे ऊपर की तरफ है, तो सब पैर खोलेगा, नेक खोलेगा, तब ये आगे चल के डेवलप हुए। यानी कि मेरा प्राइमरी कर्व तो सर ऐसा था बचपन से, यानी जो मेरा थोरेसिक कर्व मुझे जो दिख रहा है अभी, ये तो मेरा बचपन से था, ऐसे ही देखो बिल्कुल दिख रहा है, ये दिख रहा है थोरेसिक कर्व, ये तो सर ऐसे ही था। मगर जो अभी ये जो सर्वाइकल कर्व में गैप देख पा रहा हूँ लंबर में और सर्वाइकल में, ये तो अब जनरेट हुआ है, क्योंकि ये पहले तो ऐसे सी शेप था, बाद में बदला, यानी थोरेसिक कर्व इज द प्राइमरी कर्व जो आपको बचपन से है। तो फिर सर फिर सर्वाइकल एंड लंबर कर्व इज अ सेकेंडरी कर्व, जो आपके बाय बर्थ के बाद, अब जब जैसे क्योंकि जब बच्चा होता है तो आप कैसे गोद में ले लेते हो ना, तो ऐसे ही आ जाता है पूरा, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर रो पाता है क्या, पैर फैल रहे हैं सब कुछ, तो बच्चा जैसे ही जैसे बड़ा होता है तो प्राइमरी कर्व, यानी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द प्राइमरी कर्व एंड सेकेंडरी कर्व, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्राइमरी कर्व एंड सेकेंडरी कर्व, तो प्राइमरी कर्व आर दोस कर्व जो बाय बर्थ है, और सेकेंडरी कर्व क्या है जो एज के साथ डेवलप हुए। तो आपसे पूछेंगे सर प्राइमरी कर्व कौन कौन से होते हैं, तो प्राइमरी कर्व होता है थोरेसिक कर्व, क्यों, क्योंकि थोरेसिक कर्व स्टार्टिंग से ही इसी पोजीशन में था और वो अभी भी ऐसे ही है। मगर जो सर्वाइकल कर्व है जो इस उसने उसने थोरेसिक के अपोजिट डायरेक्शन में देखो कर लिया, थोरेसिक कैसे उसने थोरेसिक के कैसे कर लिया, अपोजिट डायरेक्शन में, थोरेसिक के अपोजिट डायरेक्शन में, और लंबर ने भी अपोजिट डायरेक्शन में कर लिया। यानी सर जो सर्वाइकल और लंबर हैं ये इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यानी वो कन्वर्ट हो गए सेकेंडरी कर्व में। तो स्टार्टिंग में सबकी सारे के सारे जो सर्वाइकल थोरेसिक लंबर होते हैं वो सब की सब कैसे होते हैं, बिल कैसे होते हैं प्राइमरी कर्व, आगे चल के सर्वाइकल
और लंबर सेकेंडरी कर्व में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। इसी वजह से आपने, अब आपको एक बहुत बड़ी फंडा बताता हूँ, इसी वजह से आपने सुना है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर्वाइकल और लंबर में आती है। पेन का सर्वाइकल में होता है, पेन का लंबर में सुना, थोरेसिक में 1% भी नहीं होता, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर होते हैं। कभी एमआरआई, सीटी एमआरआई, एक्सरे वगैरह देखे हो तो स्पॉन्डिलोसिस लंबर में L4 में, L5 में, L2 में, L3 में, सर्वाइकल में C4 में, C5 में सुना है, थोरेसिक में हो रही है L1, T12, T11, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। क्यों? कभी दिमाग लगाया? इसी वजह से, क्योंकि वो जो कर्व थे वो बाय बर्थ नहीं आए, वो सेकेंडरी कर्व है, वो हमारी क्या बोलते हैं ड्यूरिंग इवोल्यूशन, जो हम इवोल्यूट कर रहे हैं, चीजें हमारी आगे बढ़ रही हैं, उनकी वजह से, इवोल्यूशन की वजह से ये कर्व हमारे अंदर डेवलप हुए। इस वजह से इन कर्व में प्रॉब्लम ज्यादा आती है, ना कि प्राइमरी कर्व में, क्योंकि ये बाय बर्थ ही हमारी बॉडी ऐसी थी, मगर आगे चल के हम इस तरीके से डेवलप करें कि जिस वजह से हम चल पाए, हमारी बॉडी बैलेंस हो पाए। अच्छा, ये सर फिर क्यों डेवलप हुआ? अगर ये सब डेवलप नहीं होते तो बॉडी के ऑर्गन्स कैसे रखते? बॉडी के ऑर्गन प्लेसमेंट करना था, स्पाइन स्पाइन, तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ की जो मसल्स होती है उन्हें मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कर्व ही ऐसा था, ये कर्व अपने इन्होंने कर्व ने अपने आप को, तो यहाँ की मसल्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ की मसल्स बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती है। थोड़ा भी कुछ हो, जैसे ये बूढ़े हुए, कुछ भी हुआ तो सब तुरंत उनके लप्पी आईबीडी लंबर में हो गया, सर्वाइकल में हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों हो गया? अब रीजन पूछे तो इसलिए हो गया क्योंकि बाय बर्थ नहीं थी, सेकेंडरी कर्व थी, तो चीजें फिर खराब होना यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब पैथोलॉजी वही जो मैंने सब बताया था, मेन पैथोलॉजी लेटरल कर्वेचर ऑफ अ पार्ट ऑफ अ स्पाइन। तो प्राइमरी कर्व आपका कौन सा प्राइमरी कर्व, यानी आपकी पूरी बॉडी पहले कैसी होती है? लेटरल कर्वेचर में, ठीक है। फिर यही जो लेटरल कर्वेचर है आगे जाके अपने आप को कंपनसेट करता है आपके स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसको उस कर्वेचर का नाम होता है कंपनसेटरी कर्वेचर, यानी द स्पाइन अबव और बिलो द प्राइमरी कर्व। क्यों? देखो बिल्कुल, ये सर्वाइकल, ये थोरेसिक लंबर। प्राइमरी कर्व कौन सा था? थोरेसिक। तो थोरेसिक के जो ऊपर वाला सर्वाइकल और थोरेसिक के नीचे वाला, यानी जो स्पाइन के अबव ऊपर वाला सर्वाइकल और ब्लो वाला लंबर, ये दोनों प्राइमरी कर्व किसमें जाते हैं? कंपनसेटरी कर्वेचर में। पहले थे लेटरल कर्वेचर, वो गए किसमें? कंपनसेटरी कर्वेचर इन अपोजिट डायरेक्शन, उनको हमने नाम दिया है सेकेंडरी कर्वेचर, सेकेंडरी कर्व। अब क्या होता है? बस यही, अब यही जो आपके लेटरल कर्वेचर होता है, अब इस देखो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन था, लेटरल कर्वेचर एसोसिएटेड विद रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा, क्योंकि हमने बात करा मोस्टली जो आपकी होती है स्कॉलोसिस वो किस में होती है? थोरेसिक में। इसलिए इन्होंने बोला कि जो लेटरल कर्वेचर है वो रोटेट कर जाता है, उसकी वर्टिब्रा क्या है? रोटेट कर जाती है, इसी वजह से आपको स्कॉलोसिस डेवलप हो जाती है। जो पैथोलॉजी वाली है ना, जो अपन स्ट्रक्चर वाली पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ही ऐसे हैं, वही अपनी जगह से गलत डायरेक्शन में रोटेट कर जाती है, या फिर आगे चल के नॉन स्ट्रक्चरल में समझ लो कोई मसल्स ने खींच लिया या कुछ भी हो गया, बस वो अपनी जगह से जैसे ही रोटेट करती हैं गलत डायरेक्शन में जाती हैं और आपको स्कॉलोसिस डेवलप होता है एसोसिएटेड विद रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा। इन कर्व ऑफ थोरेसिक स्पाइन रोटेशन ऑफ वर्टिब्रा लीड टू रिब हम्प, और हम इतनी देर से हम, और वो प्रोमिनेंस होती है रिब के जो ऑन द कॉन्वेक्स साइड, वो हमें दिखती भी है कि नहीं दिखती है? रिब हम्प हमें बहुत अच्छे से दिखता है। तो क्या होता है कि ये क्या होता है, जैसे इस साइड की जो बटी, इस साइड की जो थोरेसिक है, ये देखो ये कैसे करके रोटेट करके ना, ये पहले सीधी थी, अभी इधर उधर की पास आ गई, इधर की दूर चली गई। देखो देखो इधर की है, ये पास में आ गई, देखो दिख रही, इनकी ट्रांसवर्स प्रोसेस पास में आ गई, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है जो इनकी, ये पास में आ गई इस साइड को, इस साइड की दूर चली, तो ये कैसे रोटेट कर गई? तो वही तो हुआ। तो क्या बोला? जो लेटरल कर्व था, कर्व ऑफ द थोरेसिक स्पाइन रोटेशन ऑफ वर्टिब्रा लीड्स टू रिब हम्प, और ये देखो ये रिब का इधर हमको बनेगा, क्योंकि इधर ये प्रेशर लगाएंगे तो इस साइड का रिब हमको बनेगा, और जो कि आपको प्रोमिनेंस होता है ऑन दी कॉन्वेक्स साइड, ये इसकी कॉन्वेक्स साइड है। बस यही इसकी पैथोलॉजी होती है। इन कर्व ऑफ थोरेसिक स्पाइन रोटेशन ऑफ वर्टिब्रा लीड्स टू रिब हम्प, जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे ना, इतनी देर से हमने आपको पूरा समझाया, बस वो इसकी पैथोलॉजी है कि जो ऐसे ऐसे होता है, जो सिंपल एक लाइन में इसकी पैथोलॉजी थी अगर आपने देखी तो। क्या? इन कर्व ऑफ द थोरेसिक स्पाइन रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा लीड्स टू रिब हम्प, प्रोमिनेंस ऑफ रिब केज ऑन द कॉन्वेक्स साइड दैट कॉज स्कॉलोसिस। खत्म। ऊपर का ही एक सेकेंडरी कर्व, प्राइमरी कर्व, इसे हमें समझाना है पहले कि ऐसे होता है सर, ऐसे होता है, और वो जो लेटरल कर्व में हो जाता है, इस वजह से बस ये इसकी पैथोलॉजी है। ठीक है, डायग्नोस कैसे करेंगे मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक्सरे कैसे लेना है। अगर इसको देखना है तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे करवाना है आपको स्पष्ट सुपाइन पोजीशन में, ठीक है। वैसे मूवमेंट खड़े करके ही करवा लेते हैं सुपाइन, या लेट के भी करा सकते हो। स्पाइन इन सुपाइन एंड इरेक्ट पोजीशन, या तो लेटा के करा लो या खड़े होकर। एंटीरियर पोस्टीरियर यानी कौन सा प्लेन? कोरोनल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, आगे पीछे, एंटीरियर और पोस्टीरियर, लेटरल से नहीं। लेटरल से कराओगे तो कौन सा दिखेगा? काइफोसिस और लोडोसिस, यानी सजाइटल प्लेन, ये याद होना चाहिए। अब मैंने आपको एक बात कही कि सर
आगे मैंने एक चीज छोड़ दी थी, मैंने आपको ये प्लेन तो बता दिया था, लेकिन मैंने आपको एक चीज छोड़ दी कि ठीक है सर फ्रंटल से कराऊंगा मैं आगे से या पीछे से। मोस्ट कॉमन मैंने बोला आगे से कराते हैं एक्सरे, और फिजिकली नेकेड आई से पीछे से देखते हैं। लेटरल से एक्सरे कराते हैं तो स्काइपोसिस और लोडोसिस का कराते हैं। अब ये क्वेश्चन होता है, मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था कि जब अपन एक्सरे कराते हैं तो दोनों प्लेन में करा लेते हैं, ये भी कर और साइड वाला भी। क्यों क्यों करा लेते हैं? इसलिए करा देते हैं सर, ये वाले प्लेन में तो आपको साइड टिल्ट दिखती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर वाली होती है, मैंने उसमें कहा था उसमें रोटेशन भी होता है, तो रोटेशन तो साइड टिल्ट में नहीं दिखेगा, रोटेशन तो लेटरल से दिखेगा। देखो मैं पीछे खड़ा हूँ, साइड टिल्ट तो मुझे यहाँ से दिख गई। देखो जैसे आप अभी मेरे सामने हो, साइड टिल्ट यहाँ से दिख जाएगी, लेकिन रोटेशन हुआ है वो यहाँ से नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक वर्टिब्रा के दूसरे रिस्पेक्ट में वो तो यही घूमी, आपको देख जैसी लगेगी। जब यहाँ साइड से देखोगे तब नजर आएगा, अच्छा जो ट्रांसवर्स प्रोसेस जो यहाँ थी वो हल्की सी टेढ़ी हो गई। जो ट्रांसवर्स प्रोसेस देखो, ये वर्टिब्रा, इसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस इधर निकली इधर निकली। अब मैं जब वो यहाँ से देखेंगे तो अच्छा यहाँ नहीं है सर, वो थोड़ी टेढ़ी हो गई। इसलिए आप दोनों प्लेन में कराना प्रेफर करते हो, क्योंकि इससे आपको ये क्लियर होता है कि स्ट्रक्चरल है कि नॉन स्ट्रक्चरल है। अगर ट्रांसवर्स प्रोसेस अपनी जगह पे है, रोटेशन नहीं हुआ है, तो ये नॉन स्ट्रक्चरल, और ट्रांसवर्स प्रोसेस करेंगे तो ये स्ट्रक्चरल स्कॉलोसिस। इसलिए हम इसको दोनों में कराने को बोलते हैं। लेकिन पहले आपसे कोई पूछे किस में कराएंगे तो सर एंटीरियर पोस्टीरियर में कराते हैं, मगर हम इसको दोनों प्लेन में करा सकते हैं। बोले सर क्यों दोनों प्लेन में क्यों कराना है? इसलिए कराना है क्योंकि सर रोटेशन भी फाइंड करने के लिए, रोटेशन भी देखना है तो वो भी प्रॉपर आपको इसीलिए दिखेगा। तो प्लस और लेटरल व्यू भी नेसेसरी होता है फॉर रोटेशन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, दैट इज कॉप्स एंगल। कॉप्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में जरा दो तीन बातें करते हैं। कॉप्स एंगल निकालने का कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक मेथड है। कॉप्स एंगल ये निकालने का, यही निकालने का होता है। ये एंगल आपको नहीं, वैल्यूज नहीं पता, ये एंगल निकालना नहीं पता तो आप कैसे बता पाओगे कि अच्छा इसको फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हो, अच्छा नहीं इसका ऑपरेशन करना है, अरे नहीं इसको ऐसे कैसे करोगे? फाइंड कैसे करते हैं इसको? ऐसे फाइंड करते हैं, जैसे इसमें तो इसमें लंबर का निकाला है, ठीक है। आपको जैसे थोरेसिक किधर किधर भी, जैसे इधर साइड का निकाल लो, ठीक है। जैसे थोरेसिक या लंबर जिसका भी दिया है, तो कैसे निकालोगे? इसमें सर हम कुछ नहीं करते, बहुत सिंपल सा मेथड बताता हूँ, बहुत सिंपल। क्या करते हैं कि ये मुझे देखी, जैसे मेरी वर्टिब्रा तो पहले पूरी सीधी होती है, अब वो ऐसे टिल्ट हो गई, इस तरीके से टिल्ट हो गई। मेरे पास ये एक्सरे आया सपोज, अब मैं क्या करूंगा सर इस एक्सरे में? मैं सबसे पहले ये करूंगा, मैं ये देखूंगा कि रोटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। बोले सर इस वर्टिब्रा से मुझे रोटेशन दिख रहा है, एंड किधर हो रहा है सर? इस वर्टिब्रा पे मुझे यहाँ से स्कॉलोसिस का एंड मुझे दिख रहा है। अब इन दो पॉइंट को मैं मार्क कर लूंगा एक्सरे में, पॉइंट 1 पॉइंट 2। अब इन दोनों पॉइंट से मैं क्या करूंगा, एक एक में वो डालूंगा परपेंडिकुलर। चलो पहले इसमें क्या सब बना हुआ है तो आपको चीजें क्लियर नहीं है, मैंने आपको इसमें देखो, इसमें मैं खुद बना के फिर ये समझाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। मैं क्या करूंगा देखो, इसमें समझो मैंने क्या करा, ये मैंने पहले इसमें पॉइंट 1 पकड़ा, ये मैंने पॉइंट 1 देखा, यहाँ से देखो एक्सरे में देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है कर्वेचर, इसको मैंने दिया सर पॉइंट 1, यहाँ से देखो खत्म हुआ, ये देखो यहाँ खत्म हो गई, यहाँ से सीधे गई, इसको मैं दूंगा पॉइंट 2। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जिधर कॉन्वेक्सिटी इधर मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे एंगल यहाँ से निकालते हैं कॉन्वेक्टिविटी तरफ अंदर गैप में, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो ऊपर वाली लाइन है इस पे एक परपेंडिकुलर डालो, मतलब इसके 90 डिग्री पे, इसके 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डालो। देखो इनके बीच में और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, एक परपेंडिकुलर यहाँ डालो, एक परपेंडिकुलर यहाँ डालो, दोनों पे परपेंडिकुलर डाल दो। जैसे ही परपेंडिकुलर डाली ना, इनको ये आपस में ऐसे मीट करेंगी, इधर जाके ना मीट करवा दो दूर जाके, जो ये बीच में बनता है एंगल जितना, इसी को बोलते हैं कॉब एंगल। ये एंगल बता देता है कि कितनी स्पाइन टिल्ट हो गई है। कॉब एंगल क्या बताता है? कॉब एंगल डिफाइन कराता है कि स्पाइन कितनी ज्यादा टिल्ट हो गई है, स्पाइन कितनी ज्यादा मुड़ गई है, टिल्ट कर गई है। और देखो ये यही मेजर करा है, कैसे करा है? एक हमने डाला यहाँ पर परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे डाला, दोनों परपेंडिकुलर को आपस में से मीट करा दो। अब यहाँ पर ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं कॉप्स एंगल, और इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? क्योंकि यही बताता है कि कितना कर्व है, क्योंकि जितना कर्व हुआ है, मतलब जितना ज्यादा कर्व होगा उतना ही खराब है आपके लिए, जितना कम कर्व है उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो इसी को आप क्या बोलते हो? एंगल ऑफ कर्वेचर, और इसी को आप बोलते हो कॉप्स एंगल। 4-5 चीजें मैंने नोटिस करी, अब फटाफट इसमें मैं आपको जल्दी एक दोबारा करता हूं, तुरंत की तुरंत दिमाग लगाओ। जैसे चलो इधर की पकड़ो,
अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने देखा अच्छा यहाँ से स्टार्ट हुई, इसको मैं फटाफट दूंगा 0.1, इसको मैं क्या बोलूंगा, अपर वर्टिब्रल बॉडी पॉइंट। अच्छा यहाँ पर खत्म हुई, इसको मैं दूंगा 0.2, इसको क्या बोलूंगा, लोअर वर्टिब्रल पॉइंट बॉडी। अब मैं सीधा सा क्या करूंगा सर, इस पर परपेंडिकुलर डाल, अब ऐसे करोगे तो परपेंडिकुलर तो डलेगी नहीं, डलेगी क्या परपेंडिकुलर, हाँ इस पे ऐसे डलेगी, लेकिन ये तो टिल्ट है ना, तो इस पे तो सीधी लाइन नहीं डलेगी ना, इसकी परपेंडिकुलर भी टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टिल्ट स्टार्ट हो गया है। तो अब ये हमने लाइन डाली, ऐसे ही सेम इस पे भी लाइन डालो, दोनों लाइन डाल के इनको मीट करा दो, जहां ये मीट करती है जो ये एंगल बनेगा जितना, इसको बोलते हैं कॉप्स एंगल। ये आप एक्सरे पे बना सकते हो, एक्सरे पे परपेंडिकुलर डाल के उस एंगल को आप मेजर कर सकते हो, है ना। देखिए एक्सरे में देख लो, अभी मैंने दिखाया था ना, एक्सरे में उस एंगल को देख लो कितना है, इसको बोलते हैं कॉप्स एंगल। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं कॉप्स एंगल। अब इसकी अलग अलग वैल्यू होती है, ये आपको याद करनी है। 0 तो किसी में नहीं होती, 0 to 10 को हम नॉर्मल मानते हैं, इसलिए मैंने बोला कि हम सब में थोड़ा बहुत तो सब में ही है। 0 to 10 इज कंप्लीटली नॉर्मल, ठीक है, कंप्लीटली। 10 to 20 माइल्ड, कोई ऐसा फिजियोथेरेपी ऐसा कुछ करने की जनरली जरूरत नहीं होती है, जब जरूरत पड़ती है तब ऐसे लोगों को, भले तो आपने देखा 15-16 है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको तकलीफ आए तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मजे में है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट इसलिए कोशिश करते हैं कि वो आगे चल के बढ़ ना जाए, क्योंकि बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ेगी। अच्छा एक चीज बताओ, नॉन स्ट्रक्चर वाली स्कॉलरशिप बढ़ती है, स्ट्रक्चर वाली भी बढ़ती है, लेकिन नॉन स्ट्रक्चर वाली थोड़ी क्या तकलीफें क्यों करेंगी, क्योंकि सर वो मसल्स की वजह से है, तो जिधर की मसल्स खिंच गई हैं उधर की मसल आगे चल के और वीक होंगी और वीक होंगी और वीक होगी, तो उधर की और ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो नॉन स्ट्रक्चर वाली में अगर आपको गलत थोड़ी बहुत दिख रही है, जैसे 15-20 है, तो इतना ज्यादा ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस बता दो कि जिधर से एक्सरसाइज की स्ट्रेंथ है, जिसके वापस चल के वो चीजें बढ़े नहीं, ठीक है, वो चीजें आप नॉर्मल करो। तो 10 to 20 बिल्कुल माइल्ड होती है, 20 to 40 यहाँ पर सबसे ज्यादा फिजियोथेरेपी काम आती है, इस पर हम सबसे ज्यादा काम करते हैं। और आफ्टर 40 ऑपरेटिव, फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब 40 के बाद तो आप ये समझ लो ऑपरेशन कराना पड़ जाता है, क्यों, पेशेंट को खुद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी बात अलग है, कुछ 45 डिग्री पे भी, मैंने 50 डिग्री पे भी देखा है जो फिजियोथेरेपिस्ट लगे हुए हैं। रिजल्ट कितना आएगा, आप महीनों करोगे तब थोड़ा बहुत रिजल्ट आएगा, लेकिन ठीक है, इसका ऑपरेशन भी इतना खतरनाक होता है ना कि पेशेंट भी नहीं कराना प्रेफर करता, और बहुत बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि स्पाइन है तो बहुत रिस्की ऑपरेशन होता है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि 40 डिग्री का रिजल्ट भी बहुत ही स्लो आते हैं, बहुत धीरे और बहुत कम आते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन से ठीक होता है। लेकिन फिर भी 40 के बाद यही प्रेफर करा जाता है कि आप ऑपरेटिव पे ही जाइए, वरना क्या चीज है, वो लोग को बहुत तकलीफें क्रिएट होती है। आप दिमाग लगा सकते हो, एक तरफ की मसल प्लस ऑर्गन है वो दबेंगे, रिप दबेगी, लंग्स दबेंगे, इन लोग को, पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ आती है, रिप दब रही तो उधर के लंग्स दब रहे हैं, हार्ट भी रखा हुआ है तो वो भी डिस्टर्ब होता है, पूरी बॉडी मॉर्फी, चल नहीं पाते। आप ये समझो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो उन्हें नहीं आ रही है, पूरी मॉर्फोलॉजी गड़बड़ हो गई, वॉकिंग गड़बड़ हो गई, चल नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ऑर्गन डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम, पेन बहुत ज्यादा होता है, सब कुछ। तो अगर जब बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है तो फिर हम इन्हें ऑपरेटिव के लिए ही बोल देते हैं कि इतना ही करें। ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा, वो भी मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप ये देखो टाइप ऑफ कर्व क्या है। टाइप ऑफ कर्व मतलब कि सर ये स्ट्रक्चरल है कि नॉन स्ट्रक्चरल है। अगर नॉन स्ट्रक्चरल है तो आपके लिए स्ट्रक्चरल है, तो फिर ये रोटेट हो गया, फिर आप नहीं कर पाओगे, फिर आप सिर्फ क्या उसको थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकते हो साइड टिल्ट कम करके, बाकी ऑपरेटिव पे जाएगा। एज ऑफ ऑनसेट देखो सर, एज ऑफ ऑनसेट क्यों देखो, यंगर एज है लड़कियों में, तो ये आगे चल के ठीक वैसे ही हो जाएगा, इतना दिमाग मत लगाओ। और स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल में भी पहुंच जाओ तो नॉन स्ट्रक्चरल में भी आगे डिफाइन कर लेना कि पैथोलॉजिकल है या किसी डिसीज की वजह से है, क्या है वो सब आप डिफाइन करोगे, जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। साइट ऑफ कर्व में क्या सर, ये देखो राइट साइड की डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, लंबर में है कि थोरेसिक में है कि दोनों में है कि अलग अलग है, जो पूरा डायग्राम दिखाया था वो। तो ये सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपका इसी पर आपका बनेगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ पोस्चरल कर्व इज नॉन ऑपरेटिव, प्रॉपर क्या होगा, क्या क्या करोगे, अगर नॉन ऑपरेटिव रखना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस फ्रॉम दी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। और मैंने एक आपको सिंपल ट्रीटमेंट जो आपको प्रोटोकॉल बताया कि जिधर की टाइट हो रही है उधर उन्हें स्ट्रेचिंग दो, जिधर की पीक पड़ गई है, खिंच गई है, उन्हें स्ट्रेंथन करो, ऑटोमेटिक आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज ये तो सबसे बड़ी ये तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये पता करो वो किस वजह से रही है। जैसे आपको पता है कि उसको हिप में प्रॉब्लम है, ठीक है, नी में प्रॉब्लम है, और आप स्कोलिसिस पे ठीक करे जा रहे हैं, ठीक करे जा रहा है, हिप को ठीक ही नहीं कर रहे, पेल्विक टिल्ट की वजह से स्कोलिसिस है, लगे हो स्कोलिसिस में। मैंने खुद ऐसे देखी, पेल्विक टिल्ट लगा हुआ है, गड़बड़ है पेल्विक टिल्ट, पेल्विक टिल्ट चेक ही नहीं करा,
एक पेशेंट को अगर एक शॉर्ट है, लिम्ब लिम्ब लिम्बेंसी है, पैर छोटा है या कोई दर्द है, हिप हिप में पेन हो रहा है, उस वजह से स्कॉलरशिप डेवलप है, क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, स्कॉलरशिप ठीक करने में लगे हैं। कैसे ठीक होगी, पहले ये पता करो उस स्कॉलरशिप का रीजन क्या है, और अगर अननोन रीजन है तो फिर वो स्ट्रक्चर है, फिर तो आप वैसे भी ठीक नहीं कर पाओगे, फिर तो रोटेट है। तो पहले रीजन पता करो, उसको ठीक करो स्कॉलरशिप तो, फिर स्कॉलरशिप पे काम करो। क्योंकि अगर आप खुद सोर्स पे काम कर लो, आप वही क्या है ना कि किसी बकेट में पानी भर रहा है, नल बंद कर नहीं रहे हो, टैप बंद कर नहीं रहे हो, बकेट से पानी, बकेट में पानी भर रहा हो, पिलाया जा रहा, फिर बोल रहे हो अरे बकेट बार बार भर रही है। तो पहले टैप बंद कर दो, फिर बकेट को खाली करो, बकेट बिल्कुल खाली होगी। ठीक है, तो आपका मेन काम क्या है, टैप बंद करना, यानी पहले उस प्रॉब्लम को बंद करो, फिर स्कॉलरशिप के ऊपर ठीक करने पे आप चलिए। तो फॉलोइंग आर द इंडिकेशन फॉर सर्जिकल में कौन सी जाएगी, कंजेनाइटल, क्योंकि हमने बात करी थी पॉसिबिलिटी ऑफ फास्ट प्रोग्रेशन, क्योंकि ये कर्व बहुत स्पीड से खराब होता है, बचपन से है भयंकर तरीके से, और ये थोरेसिक स्पाइन में जनरली होता है, चीजें बहुत खराब करता है। दूसरे में और कौन कौन सा करेंगे, जो वाले कर्व जो बहुत जल्दी डिटोरिएट हो रहे हैं, फैल रहे हैं, चीजें खराब कर रहा है, और वो सारी चीजें जो आपको प्रॉब्लम पेन दे रही है, सब कुछ आप खुद दिमाग लगा सकते हो, वो चीजें जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, आप उनको ऑपरेटिव में जाओगे। नॉन ऑपरेटिव में कैसे, दीज कंसिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस टू टोन अप द स्पाइनल मसल, यही हमारा काम है, एक साइड की स्पाइनल मसल को टोन अप करना है, जिधर की वीक है उधर वो करके, उधर का वो करके, है ना, एक्सरसाइज कराओ। बाकी ये एक्सरसाइज तो आप सर 1-1.5 घंटे कराओगे, बाकी क्या करेंगे, बाकी इनको ब्रेसेस पहनाओ, जो ब्रेसेस आपको सीधा करके रखें, है ना, आप बाकी पेशेंट खुद से तो सीधा हो नहीं सकता, तो ब्रेसेस बना के टाइट करके रखो, तो वो आपको सीधा करके रखेंगी, तो ऑल टाइम तो वो आपकी सीधा करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, स्ट्रक्चर ठीक होगा, एंड गिव सपोर्ट टू द स्पाइन। इस तरीके से देखो अलग अलग आती है, जरा देख लो इनको, ये 4 नाम याद होने चाहिए आपको। ये मोस्ट कॉमन यूज करने वाली, जैसे आपको बताता हूँ, मिलवॉकी ब्रेस आती है, दूसरी बॉस्टन ब्रेस आती है, तीसरी आपकी होती है रेजर स्टर्न बक्कल, रेजर स्टर्न बक्कल, ये सब दो दो नाम में आपके ध्यान रखना, पूछे जाते हैं कि सर ये रेजर स्टर्न बक्कल किस में कौन सी यूज होती है। ठीक है, रेजर स्टर्न बक्कल कास्ट, कास्ट और देखो कास्ट में और ब्रेस में अंतर पता है ना, कास्ट पूरा जैसे पहना देते हैं टाइट करके, वो फिर नहीं, ब्रेसेस तो आप उतार सकते हो, ठीक है ना, और एक होता है लोकलाइजर कास्ट। ये सब की आपको इमेज दिखाता हूँ। ये देखो, ये है आपकी मिलवॉकी ब्रेस, ये आप उतार भी सकते हो, उसको पहन सकते हो, ये पूरा ये नेक से लेके पूरा कवर करती है। इसने क्या करा, इधर से आपको जो शोल्डर था, एक तो ऊपर जो नीचे जा रहा था उसको उसने ऊपर उठाया, यहाँ पर इसको ठीक करा, और पेल्विक को भी पकड़ के रखा, जो पेल्विक ऊपर नीचे जा रहे थे, दिख रहा है, बिल्कुल। स्कॉलरशिप में क्या करा, जिधर का ये नीचे जा रहा था इसको ऊपर उठाया, इधर वाले हमको अंदर डाला और हिप से ठीक करा, और सर्वाइकल पे भी सर्वाइकल से पकड़वा दिया। ये बॉस्टन ब्रेस होता है, इसमें सर्वाइकल का देखो यूज नहीं हो रहा है। बॉस्टन इसमें क्या अंतर है, इसमें उसमें सर्वाइकल भी इन्वॉल्वमेंट मिल गया, तो इसमें सर्वाइकल नहीं लिया है, सिर्फ ये टाइट करके, ये क्या इधर के स्ट्रक्चर्स को सीधा करा है, थोरेसिक को जिधर हमको बन रहा है उसको सीधा करने की कोशिश करी है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मिलवॉकी ब्रेस हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर पकड़ के चलता है। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा वैसा भी होता है कि इरिटेट करने वाला, नहीं तो फिर हम बॉस्टन ब्रेस लेते हैं। ये रेजर स्टर्न बकल, ये कास्ट होती है, ये बहुत खतरनाक, ये कास्ट वगैरह जनरली हम इतना यूज नहीं करते, ठीक है, ये प्रॉपर कास्ट होती है। और लोकलाइजर, इसकी तो इमेजेस आपको बहुत ही कम मिलेंगी, ये तो बहुत पहले यूज करते थे, इस तरीके से ये कास्ट होती है, इस तरीके से पहले, कास्ट का मतलब क्या होता है, एकदम टाइट करके पहना देती है, ठीक है, जैसे रेजर स्टर्न वक्त रेजर, इस तरीके से कास्ट होती थी। ये क्या है, आपकी स्ट्रेच करके रखती थी इतनी, ये पहले चलती थी, अब ये चलती है। बोस्टन मिलबैक, अब कास्ट वगैरह कोई यूज नहीं करता, ब्रेस यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमन यूज करने वाली ब्रेस यही होती है, बोस्टन ब्रेस, ठीक है, क्योंकि मिलबैकी थोड़ी सी इरिटेट करती है। अगर कंडीशन ज्यादा खराब है तो मिलवॉकी यूज करते हैं, वरना बोस्टन ब्रेस यूज करते हैं। तो ये देखो इस तरीके से, ये देखो इसमें इसका स्ट्रक्चर था, क्या करा हमने, इधर का हम था ये बना देते हैं, हम इसको अंदर को छेड़ के और सीधा करने की कोशिश करता है। इस तरीके ये आपकी होती है। जिस साइड की स्कॉलरशिप है उस साइड तकलीफ है ना, देखो इधर हम पे ना, तो इधर साइड इसका ये वाला पोर्शन रहता है जिसको पकड़ के रखता है और अंदर करके सीधा करने की कोशिश करता है। देखना ये वाला इसमें डायग्राम अच्छा है।
इस तरीके से पकड़ के पूरा और एक साइड को ऐसे उठा देते हैं, ठीक है। तो अब ऑपरेटिव में क्या करेंगे, ऑपरेटिव में मैंने बता ही दिया, सिंपल सा वही दिमाग लगाना है। कंप्रेसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पाइन, जो आपकी फ्यूजन उनको जो रोटेट करेगी उनको अपनी वापस जगह पे लेके आओ और उन्हें फ्यूज कर दो। तो इन कंजेनाइटल स्क्लेरोसिस सिंपल फ्यूजन इज सफिशिएंट। और इन इडियोपैथिक जिसका कोई रीजन नहीं पता उनमें भी सब में फ्यूज ही करना है, टेढ़ी हो गई है तो द स्पाइन इज फ्यूज्ड आफ्टर अचीविंग सम करेक्शन बाय स्ट्रेचिंग द स्पाइन। और फिर और क्या करते हैं, और हम ट्रैक्शन वगैरह भी यूज करते हैं, लोकलाइजर कास्ट, हेलो पेल्विक डिस्ट्रक्शन सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, ट्रैक्शन होते हैं। ट्रैक्शन क्या है कि आपको पता है स्पाइन आपकी टेढ़ी हो गई है, स्पाइन क्या, ट्रैक्शन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है एक साइड का इस तरीके से उठ गया है तो हम उनको टाइट करके स्ट्रक्चर यहाँ से करते हैं, जो कर्वेचर टेढ़ी हो गई थी ना उनको इधर से नीचे से खींचेंगे, ऊपर से वो अपनी जगह पर वापस आ जाए। तो ट्रैक्शन वगैरह का भी यूज हम करते हैं बहुत ज्यादा, इसको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ट्रैक्शन वगैरह का भी हम इन पे यूज करते हैं। तो कंजेनाइटिस को सिंपल फ्यूजन कर देंगे या फिर उनका जो रोटेशन हो रखा है उन्हें ठीक कर देंगे, है ना। सम करेक्शन बाय स्ट्रेचिंग द स्पाइन, और स्ट्रेचिंग कैन बी डन बाय, किससे करोगे स्ट्रेचिंग, ट्रैक्शन से आप कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया ना एक साइड की एक साइड जहाँ जिधर खिंच गई है उनको आपको ठीक करना है, उनको स्ट्रेच करना है, तो आप किससे, बाय ट्रैक्शन मेथड, या तो आप मैनुअल खुद से दे सकते हो या फिर ऑपरेटिव मशीन के थ्रू आप उन्हें कर सकते हैं। लोकलाइज कास्ट और हेलोपेलो डिस्ट्रक्शन बहुत सारी ऐसी कास्ट उनसे आप करोगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेस लेक्चर।